अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर की, तो आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर का मतलब होता है कि हॉस्पिटल के बाहर जितने भी कार्डिक इवेंट होते हैं उनका आउट ऑफ हॉस्पिटल सर्वाइवल रेट है वो 10% होता है। और अगर इसी कार्डिक इवेंट के अंदर आप जो है वो बाई स्टैंडर्ड सीपीआर अगर आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो इसी का जो आउट ऑफ हॉस्पिटल सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज़ होकर 20% तक हो जाएगा। इट मीन्स दैट यू डबल्स द सर्वाइवल रेट। बाई स्टैंडर्ड सीपीआर का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया रोड साइड पर, तो आपने उसको एज अ हेल्प सीपीआर दिया। अब कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट कौन होता है, इसको जो है वो डायग्नोस करने के लिए एटलीस्ट आपके पास जो है वो 3 पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन शुड बी अनरिस्पॉन्सिव, आप उससे बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सेकंड इज़ द पल्सलेसनेस। या इस पॉइंट को मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो है वो पेशेंट की सेंट्रल पल्स जो है वो चेक करोगे, आई मीन कैरोटिड पल्स, जिसको आप जो है वो चेस्ट की ट्यूबरकल पर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो पेरिफेरल पल्स मत चेक कीजिए, बिल्कुल आप पेरिफेरल पल्स चेक कीजिए, लेकिन द पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट इज़ दैट इफ़ वी विल कंपेयर द हाइपोवोलेमिया विद द कार्डिक अरेस्ट, तो इसमें देखिए कि जो पेरिफेरल पल्स होती है, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं पेरिफेरल पल्स और जो है वो सेंट्रल पल्स का। तो जो पेरिफेरल पल्स होती है हाइपोवोलेमिया में वो एब्सेंट होती है, जो सेंट्रल पल्स है वो प्रेजेंट होती है, जबकि कार्डिक अरेस्ट के अंदर दोनों पल्सेस ही एब्सेंट होती हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ द एपनिया। एपनिया मीन कि वो पेशेंट सांस नहीं ले रहा, या फिर जो है उसका गैस्पिंग ब्रीदिंग है या एक गोनल पैटर्न रिदम है। इसका मतलब कि पेशेंट उखड़ के सांस ले रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग डीसी शॉक, we will divide the cardiac rhythm into two categories. The first category is the shockable rhythm. Shockable rhythm का मतलब यहाँ पर हम डीसी शॉक प्रोवाइड करेंगे। इन नॉन शॉकेबल रिदम वी डोंट प्रोवाइड द डीसी शॉक। शॉकेबल रिदम के अंदर हम इंक्लूड करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन प्लस वी ऐड हियर द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर हम नॉन शॉकेबल रिदम की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं ए सिस्टोल। ए सिस्टोल का मतलब कि हार्ट की एक्टिविटी ज़ीरो है, और यहाँ पर ईसीजी के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। द सेकेंड इज़ द पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पर पल्स नहीं मिल रही लेकिन हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। अगर आप इस पेशेंट की ईसीजी देखते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिलेगी। अबाउट पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो। इस बॉक्स के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक मशीन का नाम है AED। AED का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इट्स नॉट ऑटोमेटिक, इट इज़ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसके मेनली दो फंक्शन होते हैं। डिटेक्ट द एबनॉर्मल रिदम, नोट माई वर्ड्स, एबनॉर्मल रिदम को ये डिटेक्ट करती है। सेकेंड, ये जो है वो डिलीवर डीसी शॉक आफ्टर डिटेक्टिंग द एबनॉर्मल रिदम। प्लीज़ नोट दैट यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया एबनॉर्मल रिदम। इसका मतलब ये हुआ कि AED मशीन का जो काम होता है वो एबनॉर्मल रिदम को डिटेक्ट करके नॉर्मल के अंदर चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नॉन शॉकेबल रिदम ए सिस्टोल। ए सिस्टोल में तो रिदम बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन मोटो होगा वो होगा टू रीस्टार्ट द हार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने रिदम क्रिएट करना है चाहे वो एबनॉर्मल ही हो। तो उसके लिए हमें जो है वो एड्रेनालिन देना पड़ेगा। तो एड्रेनालिन का फंक्शन ये होगा कि हार्ट को रीस्टार्ट करना और उसका रिदम क्रिएट करना चाहे वो एबनॉर्मल ही हो, तो बाद में हम इसका रिदम नॉर्मल कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक केस प्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन के गेट पर खड़े हैं और अपनी जो है वो ट्रेन का वेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस लाइन में आप खड़े हैं उससे 2-3 जो है वो लोग छोड़ के वहाँ पर एक 65 ईयर ओल्ड मेल खड़ा है और वो सडनली कोलैप्स कर गया है। यहाँ पर अब आप सोच रहे हो कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल प्रोफेशनल अब आपका क्या टैक्टिक होना चाहिए। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई द सीन सेफ्टी। यहाँ पर मैं सीन सेफ्टी के बारे में इसलिए बात करूँ कि आपने उसको सेफ़ जगह पर ट्रांसफ़र करना है ताकि फर्दर इंजरी ना हो सके। देन यू हैव टू चेक द रिस्पॉन्सिवनेस बाय टैपिंग हिज शोल्डर और द क्लेविकल। आपने उसको पूछना है, हेलो सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं। द थर्ड थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प। यहाँ पर जो आपने हेल्प मांगनी है वो आपने लोकल प्लेस से मांगनी है, यानी कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं तो आपने उनसे पूछना है क्या आपके पास जो है वो AED मशीन है। यूजली इन जगहों पर AED मशीन का साइन भी होता है और वहाँ पर अवेलेबल भी होती है। नेक्स्ट यू हैव टू कॉल द एम्बुलेंस वाइल इनिशिएटिंग द इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाइल द मोबाइल फ़ोन।
यहाँ पर आपने एम्बुलेंस को बुलाना है। द फिफ्थ पॉइंट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू चेक द कैरोटिड पल्स एंड यू हैव टू चेक द ब्रीदिंग। मैं आपके सामने 3 जो है डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ 3 डिफरेंट पेशेंट्स के। फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट को चेक किया और उसकी जो है वो पल्स भी पॉजिटिव थी और उसकी ब्रीदिंग भी पॉजिटिव थी, मतलब कि वो सांस भी ले रहा था और वो उसकी पल्स भी चल रही थी। सेकंड पेशेंट में पल्स पॉजिटिव थी लेकिन ब्रीदिंग नेगेटिव थी, जबकि थर्ड पेशेंट के अंदर पल्स भी नहीं थी और ब्रीदिंग भी नहीं थी। तो दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन यू मेट विद दैट। अब अगर इनकी कॉजेज़ के बारे में हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट पेशेंट है इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, मे बी उसने जो है वो सुबह का नाश्ता नहीं किया होगा और इसलिए वो फेंट हो गया होगा। इन सेकंड कंडीशन आपको पता है कि ब्रीदिंग कब नहीं होती, तो ब्रीदिंग जो सेंटर है वो ओपियाइड ओवरडोज की वजह से सुप्रेस हो जाता है। इन थर्ड कंडीशन दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन एंड इन दिस कंडीशन द कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम इज़ कोलैप्स्ड, मतलब कि हार्ट भी काम नहीं कर रहा और इसका जो है वो लंग्स भी काम नहीं कर रहे। Now if you have to manage these conditions, in first condition you will just do monitor और आप एम्बुलेंस का वेट करेंगे और आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इन सेकंड पेशेंट यू हैव टू गिव द रेस्क्यू ब्रीथ और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 to 20 रेस्क्यू ब्रीथ पर मिनट होगा। इन थर्ड स्नेरियो यू विल गिव द CPR एंड जो इसकी रेशो होगी वो 30:2 होगी, इसका मतलब कि 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग। अभी अपनी इस पेशेंट को CPR देना है। सो टू गिव द CPR टू दैट पेशेंट यू हैव टू गिव द चेस्ट कंप्रेशंस और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी 2 पर सेकेंड और ये अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 पर मिनट बनेगी। चेस्ट कंप्रेशन जो आपने देनी है इट शुड बी 5 सेंटीमीटर डीप और इस बात का ध्यान रहे कि आप जो कंप्रेशंस कर रहे हैं उसको आप रिकॉइल करने का भी मौका दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द साइट ऑफ द CPR। द साइट ऑफ द CPR शुड बी 1/3 ऑफ द स्टर्नम। याद रहे कि आपने ज़ीफ़ी स्टर्नम के ऊपर प्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़ीफ़ी स्टर्नम के ऊपर प्रेस करेंगे तो उसके नीचे बिल्कुल लीवर होता है, तो इट कैन कॉज द लीवर लेसरेशन, तो पेशेंट कैन ब्लीड एंड कैन कॉम्प्लिकेट। व्हाइल गिविंग द CPR आपके जो आर्म्स हैं इट शुड बी अ पिस्टन आर्म्स और जो फल्क्रम है इट शुड बी अ हिप जॉइंट। फल्क्रम मतलब कि इसके इर्द गिर्द आपने अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक लेनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोस्ट कॉमन रिब फ्रैक्चर है ड्यूरिंग CPR दैट इज़ 4th to 6th रिब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, रेड बॉक्स में मैं शो करता हूँ। इन केस ऑफ द रिब फ्रैक्चर ड्यूरिंग द CPR, यानी कि आप किसी पेशेंट को CPR दे रहे हो और उसकी रिब फ्रैक्चर हो गया, तो अब आपने क्या करना है। तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो CPR को डिसकंटिन्यू नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि CPR जब आप दे रहे हो तो आप पेशेंट की लाइफ को सेव कर रहे हो। सो लाइफ इज़ एज मच इट इज़ मच इम्पोर्टेंट देन द रिब्स। अब हम बात करते हैं रेस्क्यू ब्रीथ के बारे में। आप रेस्क्यू ब्रीथ कैसे दे सकते हैं, तो आप माउथ टू माउथ भी ब्रीथ दे सकते हो, लेकिन इसका नुकसान ये है कि कुछ पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है लाइक TB और वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो 1 वे फेस मास्क यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन एटलीस्ट आपके अंदर ट्रांसफ़र ना हो। द सेकेंड यू कैन यूज़ दैट इज़ द माउथ एयर बैग, जो कि हॉस्पिटल के अंदर अक्सर अवेलेबल होता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको पेशेंट का जो हेड है उसको टिल्ट करना पड़ेगा और उसकी जो चिन है उसको लिफ्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रेटन द एयरवे। इससे एयरवे जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा और एयरवे का जो पैसेज है दैट विल बी नॉर्मल। और जो माउथ एयर बैग के लिए आप जो मास्क यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी टाइट फिटेड। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं और इसके लिए आप निमोनिक भी याद रख सकते हैं, C शेप एंड ई शेप। C शेप जो है वो माउथ के पास होगा और E शेप जो है वो नेक के पास होगा। रिमेंबर जो एक CPR का साइकिल होता है इट विल इंक्लूड 2 मिनट्स, और अगर आप टायर्ड हो गए हैं, आप थक चुके हैं, तो आप जो है वो पर्सन चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो ऑफ कोर्स ये सारा जो है प्रोसीजर आप अकेले को ही करना होगा। लेट्स सपोज आपके पास CPR देने के लिए एक प्रोफेशनल टीम मौजूद है और दिस इज़ योर पेशेंट और इसकी हेड साइड पर देयर विल बी अ पर्सन हु विल सिक्योर द एयरवे।
इसकी जो लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो एटलीस्ट 3 रेस्क्यूअर होंगे जो इसको वन आफ्टर वन चेस्ट कंप्रेशन देंगे, बिकॉज़ दिस इज़ अ टायरिंग प्रोसीजर। अगर हम इसकी राइट साइड की बात करते हैं तो ऑन द राइट साइड देयर विल बी द डॉक्टर और द नर्स हु विल कंटिन्यूअसली टेक द एबीजी सैंपलिंग और स्क्योरिंग द आईवी लाइन। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में हैं तो ऑन द लेफ्ट साइड देयर विल बी अ टीम लीडर हु विल गिव इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूअसली। अगर आप उस पेशेंट को सीपीआर दे रहे हो और उसी दौरान आपको एईडी मशीन अवेलेबल हो जाती है तो अब आपने क्या करना है। अब आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि आप सीपीआर का जो साइकिल है उसको कंप्लीट करो, बल्कि आपको जो है वो सीपीआर वहीं पर रोक देना है एंड यू जस्ट टर्न ऑन द एईडी मशीन एंड अप्लाई दैट। अब हम बात करते हैं एईडी मशीन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एईडी मशीन के जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर हम इनकी प्लेसमेंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बॉडी ऑफ द पर्सन, ये इसकी राइट क्लेविकल है, लेफ़्ट क्लेविकल, राइट निपल और लेफ़्ट निपल। अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ द कैथोड की बात करते हैं तो जो राइट इलेक्ट्रोड होगा इट विल बी प्लेस बिलो द क्लेविकल सुपीरियर टू द राइट निपल। ऑफ कोर्स ये मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट कैथोड विल बी प्लेस्ड बिलो द लेफ्ट निपल। अगर हम शॉक की बात करते हैं तो शॉक इसके अंदर हम जो है वो आइडियली बाईफेजिक डीसी शॉक देते हैं जो कि 200 जॉल्स का होता है एंड दैट इज़ आइडियल। यस, आज की डेट में हम जो है वो मोनोफेजिक डीसी शॉक यूज़ नहीं करते। जैसे कि आपको पता है कि मोनोफेजिक डीसी शॉक के अंदर हम 360 जूल का डीसी शॉक यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं उस जिसकी वजह से हम इसको आजकल यूज़ नहीं करते। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा कि ये इतना हैवी शॉक होता है कि जो इट कैन कॉज द बर्न ऑफ द चेस्ट वॉल स्किन एंड इट कैन आल्सो कॉज द मायोनेक्रोसिस। इट कैन आल्सो कॉज द मायोग्लोबिन यूरिया। जो मायोग्लोबिन है वो आपके यूरिन के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाता है, दैट विल टर्न द यूरिन इनटू ब्लैक कलर। यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट नोट लिखूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल आफ्टर गिविंग द डीसी शॉक इन ए शॉकेबल पर्सन, लाइक आपने जो है एक शॉकेबल रिदम वाले पर्सन को डीसी शॉक दिया, अब उसके बाद जो है वो उसको एटलीस्ट जो है वो एक साइकिल जो सीपीआर का है उसको आप लाजमी दोगे टू सपोर्ट द हार्ट मैकेनिकली, क्योंकि सीपीआर देने के फ़ौरन बाद आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेशेंट का जो है वो रिदम हार्ट का वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं सीपीआर फ्रीक्वेंसी एंड स्टर्नल डिप्रेशन एज फार एज द एडल्ट, चाइल्ड एंड न्यूनेट्स आर कंसर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट्स के अंदर। एडल्ट्स के अंदर आपको पता है कि आइडियली जो रेस्क्यूअर होने चाहिए वो 1 to 2 होने चाहिए और इसमें जो सीपीआर की फ्रीक्वेंसी है वो 30/2 के हिसाब से होनी चाहिए। 30/2 का मतलब कि जो है वो चेस्ट डिप्रेशन 30 एंड 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग। स्टर्नल डिप्रेशन शुड बी 5 सेंटीमीटर। और अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर रेस्क्यूअर एक होगा तो सीपीआर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी लाइक 30/2, और अगर रेस्क्यूअर 2 होंगे तो सीपीआर की फ्रीक्वेंसी 15/2 होगा। स्टर्नल डिप्रेशन विल बी 2 सेंटीमीटर इन चाइल्ड। अगर हम न्यूनेट की बात करते हैं तो इसके अंदर आइडियली जो रेस्क्यूअर होते हैं वो 2 होते हैं और इसमें जो सीपीआर की फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी 3/1 और स्टर्नल डिप्रेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर इसके अंदर होगा। आखिर में हम जो है वो इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट की रीज़न्स क्या हो सकती हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो द फर्स्ट कॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट विल बी द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। द सेकेंड विल बी द कार्डियोमायोपैथीज़ और द अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़। जैसे कि आपको पता है कि कार्डियोमायोपैथीज़ जो है 3 तरह का होता है, डायलेटेड, हाइपर ट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। द थर्ड इज़ द वेल्व्यूलर लीजन्स जिसमें हम जो है माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन की बात करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, आपको पता है कि लेफ़्ट एट्रिया जो है वो डायलेट होता है और इसकी डायलेटेशन से जो है वो ट्विचिंग होती है और ट्विचिंग से जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन एंड देन इट कैन कॉज टू द स्ट्रोक, क्योंकि इसमें जो है वो स्टेसिस होती है और ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं।
नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द बंडल ब्रांच ब्लॉक, जिसमें हम बात करते हैं ब्रूगाडा सिंड्रोम के बारे में। इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्रूगाडा सिंड्रोम, इसके बारे में हमने जो है वो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ अ सोडियम चैनल 5A डिफेक्ट जो टॉर्सोडीज डिपार्टिस को लीड कर सकती है। द नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एंड इसके अंदर जो आपको याद रखना है मेनली दैट इज़ द हाइपरकैलेमिया। The last is the toxins, and if in this section we will talk about the TCA and organophosphate overdose or the poisoning.